एक करोड़ों का मालिक, लेकिन परिवार के नाम पर बिल्कुल अकेला। फिर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे अमेरिका से एक 22 साल की लड़की को भारत लाना पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़की सिर्फ उसके बच्चे की जान नहीं बचाएगी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। चलिए जानते हैं विश्वनाथ एंड सन्स की कहानी। संजय की जिंदगी बाहर से देखने पर किसी सपने जैसी थी। पैसा, कामयाबी और अपना बड़ा कारोबार, उसके पास सब कुछ था। बस एक चीज थी जो उसकी मां निर्मला को हमेशा खटकती थी। संजय की जिंदगी में परिवार की कमी। वो चाहती हैं कि उनका बेटा शादी करे, किसी को अपनी जिंदगी में जगह दे और आगे चलकर अपना परिवार बढ़ाए। उनके लिए संजय की कामयाबी तभी पूरी होगी जब उसके साथ उसका परिवार भी होगा। मगर संजय इस बात को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उसे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी किसी रिश्ते की वजह से बदल जाए। वो अपने काम में खुश है और उसी दुनिया में रहना चाहता है जिसे उसने खुद बनाया है। लेकिन पिता बनने की उसकी इच्छा जरूर है। इसलिए संजय शादी के बजाय सरोगेसी का सहारा लेता है। एक महिला उसके बच्चे को जन्म देती है और कुछ समय बाद संजय उस नन्हे बच्चे को अपने घर लेकर लौट आता है। निर्मला के लिए यह खबर अचानक आती है। उन्हें शादी की कोई खबर नहीं मिली और सामने उनका बेटा एक बच्चे को लेकर खड़ा है। संजय उन्हें समझाता है कि उसने शादी नहीं की, लेकिन अब वो पिता बन चुका है। बच्चे को देखकर निर्मला की सारी नाराजगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आखिर मां का दिल भी कब तक किसी मासूम से दूर रह सकता है। घर में बच्चे की वजह से पहली बार एक नई रौनक आती है और संजय भी उसे लेकर काफी खुश रहता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक सामान्य नहीं रहती। एक दिन बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता है। शुरुआत में संजय को लगता है कि शायद सामान्य परेशानी होगी, मगर अस्पताल में होने वाली जांच उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को एक गंभीर बीमारी है और उसकी हालत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलाज के लिए ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि बच्चे को बचाने के लिए उसकी सरोगेट मदर का बोन मैरो चाहिए। अब संजय के पास पैसा तो है, लेकिन जिस इंसान की जरूरत है उसका कोई ठिकाना नहीं। वो तुरंत उस महिला की तलाश शुरू करवाता है। कई जगहों से जानकारी जुटाने के बाद पता चलता है कि वो अमेरिका में है और मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। बच्चे की हालत को देखते हुए संजय खुद अमेरिका जाने का फैसला करता है। उसे नहीं पता कि जिस इंसान को ढूंढने के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बनने वाली है। अमेरिका पहुंचने के बाद आखिरकार उस लड़की का पता मिलता है। उसका नाम मैडी है और वो सिर्फ 22 साल की है। संजय जब पहली बार उसके सामने पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी सारी उम्मीदें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। मैडी किसी शांत, गंभीर लड़की की तरह नहीं मिलती। वो स्विमिंग पूल के पास नशे की हालत में पड़ी होती है और अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह नजर आती है। संजय के लिए यह समझना मुश्किल है कि यही लड़की उसके बच्चे को बचाने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन बच्चे की हालत उसके सामने है, इसलिए वो मैडी को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि बच्चे को उसकी जरूरत है और उसे भारत चलकर बोन मैरो देना होगा। मैडी तैयार हो जाती है, लेकिन वो संजय के सामने अपनी शर्त रख देती है। वो बिना पैसे के भारत नहीं जाएगी। संजय को उसकी बात सुनकर शायद हैरानी होती है, मगर मैडी की स्थिति जानने के बाद तस्वीर बदल जाती है। उसे एक जरूरी कर्ज चुकाना है और उसके पास पैसे नहीं है। दरअसल सरोगेट बनने के पीछे भी उसकी यही आर्थिक मजबूरी थी। उसने यह फैसला किसी शौक या लालच में नहीं लिया था। उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। संजय उसे मांगी गई रकम देता है और मैडी अपना कर्ज चुकाकर भारत आने के लिए तैयार हो जाती है। संजय के प्राइवेट जेट में बैठते ही मैडी को अंदाजा हो जाता है कि जिस आदमी के साथ वो जा रही है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन मैडी का स्वभाव ऐसा है कि वो इस बात से ज्यादा प्रभावित होने के बजाय रास्ते भर संजय को परेशान करती रहती है। कभी उससे सवाल करती है, कभी उसकी गंभीरता का मजाक उड़ाती है और कभी बिना वजह बातचीत शुरू कर देती है। संजय के लिए ये लड़की जितनी अजीब है, मैडी के लिए संजय उतना ही बोरिंग इंसान है। दोनों की यही अलग अलग पर्सनैलिटी कहानी में आगे एक मजेदार टकराव पैदा करने वाली होती है। चेन्नई पहुंचने के बाद मैडी पहली बार संजय के घर में आती है। निर्मला उसे देखकर चौंक जाती हैं। इतनी कम उम्र की लड़की को देखकर उन्हें यकीन करना मुश्किल होता है कि यही बच्चे की सरोगेट मदर है। जब उन्हें यह भी पता चलता है कि मैडी ने बोन मैरो देने के बदले पैसे मांगे हैं, तो उनकी नाराजगी और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि बच्चे की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। संजय मैडी को समझाता है कि जब तक बच्चे का इलाज पूरा नहीं हो जाता उसे इसी घर में रहना होगा। मैडी के लिए एक कमरा तैयार कर दिया जाता है। शुरुआत में घर के लोगों और मैडी के बीच थोड़ी दूरी रहती है, लेकिन मैडी अपने स्वभाव से ज्यादा समय तक किसी को दूर नहीं रहने देती। वो घर के कर्मचारियों से बातें शुरू कर देती है, हंसी मजाक करती है और कुछ ही समय में पूरा माहौल बदलने लगता है। इसी बीच एक रात घर के अंदर बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। निर्मला उसे संभालने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा। फिर मैडी वहां पहुंचती है।
बच्चा उसे देखते ही चुप हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए निर्मला भी बस उस बच्चे और मैडी को देखती रह जाती हैं। वो मैडी से कहती हैं कि शायद बच्चा तुम्हें पहचानता है। इस छोटे से पल में निर्मला के मन में मैडी को लेकर पहली बार एक अलग भावना पैदा होती है। वो उससे उसके जीवन के बारे में पूछती हैं और यही मैडी की हंसी मजाक वाली परत के पीछे छिपी उसकी असली कहानी सामने आती है। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। जब मैडी सिर्फ 6 साल की थी तभी एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। उसके बाद उसके पास अपना कहने के लिए कोई परिवार नहीं बचा और उसका बचपन अनाथालय में गुजरा। लेकिन माता पिता की एक इच्छा उसके साथ हमेशा रही। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी डॉक्टर बने। मैडी ने उस सपने को छोड़ा नहीं। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करके अपने खर्च निकालने लगी। लेकिन मेडिकल की फीस और बाकी जरूरतें उसकी कमाई से पूरी नहीं हो रही थी। इसी दौरान उसे सरोगेसी का विज्ञापन मिला। 9 महीने बच्चे को जन्म देने के बदले मिलने वाली रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे लगा कि इस पैसे से वो अपनी पढ़ाई बचा सकती है और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकती है। इसलिए उसने सरोगेट मदर बनने का फैसला किया। निर्मला उसकी बात सुनकर समझ जाती हैं कि मैडी के पीछे पैसों की भूख नहीं बल्कि एक अकेली लड़की का संघर्ष है। अब उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। उधर ऑपरेशन में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए मैडी को घर में रहना थोड़ा उबाऊ लगने लगता है। वो संजय से बाहर घूमने चलने के लिए कहती है। संजय अपने काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। मैडी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो कहती है कि अगर आप मुझे बाहर नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके ऑफिस में बैठ जाऊंगी। आखिरकार संजय उसे साथ लेकर ऑफिस चला जाता है। वहां पहुंचते ही मैडी का असर शुरू हो जाता है। वो कर्मचारियों से ऐसे बात करती है जैसे उन्हें सालों से जानती हो। कुछ ही देर में ऑफिस का गंभीर माहौल हल्का हो जाता है। संजय दूर से सब देखता रहता है और उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की इतनी आसानी से हर किसी से दोस्ती कैसे कर लेती है। लेकिन उसी ऑफिस में मैडी को संजय का दूसरा चेहरा भी दिखाई देता है। वो अपने काम को लेकर बेहद सख्त है और हर चीज उसके नियम के मुताबिक होनी चाहिए। इसी दौरान एक बुजुर्ग कर्मचारी मुथु कुमार संजय से मिलने की कोशिश करता है। मुथु इस कंपनी में करीब 30 साल से काम कर रहा है, लेकिन संजय उससे मिलने के लिए समय नहीं निकालता। मैडी ये बात देख लेती है और उसे संजय का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो संजय से कहती है कि इतने साल कंपनी के लिए काम करने वाले इंसान को कुछ मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं। संजय उसे समझाने के बजाय साफ कह देता है कि ऑफिस में किससे मिलना है इसका फैसला वो खुद करता है। मैडी फिर उसे उसी नजर से देखने लगती है। एक ऐसा आदमी जो अपने आसपास के लोगों की भावनाओं से ज्यादा नियमों को महत्व देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि वो संजय को अभी तक ठीक से समझी ही नहीं है। संजय एक टीवी इंटरव्यू के लिए जाता है और मैडी भी उसके साथ पहुंचती है। इंटरव्यू के दौरान एक युवक वीडियो कॉल के जरिए जुड़ता है। वो अपना नाम अशोक बताता है और संजय को धन्यवाद देता है। अशोक कहता है कि आज वो जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में संजय की मदद सबसे बड़ी वजहों में से एक है। संजय उसे पहचान नहीं पाता। फिर बातचीत से पता चलता है कि अशोक असल में मुथु कुमार का बेटा है। सालों पहले मुथु ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए संजय से आर्थिक मदद ली थी। संजय की वजह से अशोक अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और आज अमेरिका में अच्छी नौकरी कर रहा है। अब मुथु भी संजय के पास उसी पैसे को लौटाने आया था। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे की पढ़ाई के लिए लिया गया पैसा जिंदगी भर उसके ऊपर कर्ज बना रहे। संजय मुथु को सामने बुलाता है और सबके सामने उसकी ईमानदारी की तारीफ करता है। फिर जब मुथु पैसे वापस करने की कोशिश करता है तो संजय लेने से इनकार कर देता है। उसके लिए वो रकम किसी सौदे का हिस्सा नहीं थी। उसने सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई बचाने के लिए मदद की थी। मैडी ये सब अपनी आंखों से देखती है। जिस आदमी को वो अब तक सिर्फ सख्त और घमंडी समझ रही थी, उसके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा था जो किसी की जिंदगी बदलकर उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता था। और शायद इसी पल से मैडी के अंदर संजय के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक अलग तरह की भावना जन्म लेने लगती है। लेकिन अभी दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि ये रिश्ता आगे कहां जाने वाला है। बच्चे का ऑपरेशन अब बस एक कदम दूर है और इसी वजह से घर का हर इंसान थोड़ा तनाव में है। संजय लगातार बच्चे की हालत पर नजर रख रहा है, जबकि मैडी बाहर से सामान्य रहने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन से एक दिन पहले संजय उसे डिनर के लिए बाहर ले जाता है। दोनों के बीच अब पहले जैसी दूरी नहीं रही। मैडी संजय को समझने लगी है और संजय भी उसके साथ पहले से ज्यादा सहज नजर आता है। लेकिन होटल में एक छोटी सी घटना दोनों के रिश्ते को और करीब कर देती है। होटल के मालिक का बेटा मैडी के साथ बदतमीजी करता है। मैडी शायद बात को वहीं खत्म करना चाहती है, लेकिन संजय इसे नजरअंदाज नहीं करता। वो उस लड़के को रोकता है और साफ बता देता है कि किसी महिला से इस तरह व्यवहार करने का उसे कोई अधिकार नहीं। गुस्से में संजय यहां तक कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो होटल तक खरीद सकता है। बाद में जब मैडी उससे कहती है कि शायद उसे भी उस झगड़े में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था, संजय का जवाब उसे अंदर तक छू जाता है।
वो कहता है कि गलती अगर पूरी तरह तुम्हारी भी होती तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता, क्योंकि जब तक तुम मेरे ग्रुप में हो तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। मैडी के लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। उसे बचपन से ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ा हो। अगले दिन बच्चे का ऑपरेशन होता है। मैडी का बोन मैरो इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। संजय के लिए यह सबसे बड़ी राहत होती है। जिस डर के साथ वो अमेरिका गया था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन मैडी के लिए एक नई उलझन शुरू हो जाती है। वो बच्चे के साथ इतना समय बिताती है कि उसके अंदर मां वाली भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। वो बच्चे को गोद में उठाती है, उसके पास बैठती है और उसके ठीक होने की हर छोटी खबर पर खुश होती है। संजय को डर लगने लगता है कि अगर मैडी इस बच्चे से बहुत ज्यादा जुड़ गई तो उसके लिए वापस अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। वो उसे समझाता है कि यह बच्चा अब उसकी जिम्मेदारी है और मैडी को अपनी जिंदगी में वापस जाना होगा। लेकिन भावनाओं को आदेश देकर खत्म नहीं किया जा सकता। मैडी को इस बच्चे से ही नहीं पूरे घर से लगाव हो चुका था। निर्मला के साथ उसका रिश्ता भी अब काफी बदल चुका था। जिस महिला ने शुरुआत में उसे शक की नजर से देखा था वही अब उसे घर का हिस्सा मानने लगी थी। आखिरकार बच्चे का इलाज सफल होने के बाद मैडी के लौटने का समय आता है। कागजों और जिम्मेदारी के हिसाब से उसका काम पूरा हो चुका था। अब उसे अमेरिका जाना था। लेकिन जाने से पहले मैडी निर्मला के पास पहुंचती है। वो उनसे कहती है कि इतने दिनों से वो उन्हें उनके नाम से बुलाती रही, मगर अब वो चाहती है कि उन्हें अपनी सास कहकर बुलाए। निर्मला उसकी बात सुनते ही समझ जाती हैं कि मैडी के मन में संजय के लिए क्या है। उनकी आंखों में खुशी आ जाती है और वो चाहती हैं कि मैडी इस घर से जाए ही नहीं। वो संजय से कहती हैं कि मैडी को रोक लो, लेकिन संजय का फैसला अलग है। वो अपनी मां को बताता है कि मैडी अभी सिर्फ 22 साल की है और वो खुद 40 का है। वो उम्र के इस अंतर को भविष्य के लिए बड़ा जोखिम मानता है। संजय को डर है कि कुछ साल बाद जब दोनों की जिंदगी अलग चरण में होगी तब ये रिश्ता मैडी के लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए वो उसके सामने कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो बाद में उसके लिए बोझ बन जाए। संजय खुद मैडी को एयरपोर्ट लेकर जाता है। विदाई का ये पल दोनों के लिए आसान नहीं है। मैडी चाहती है कि संजय उसे रोक ले, लेकिन संजय कुछ नहीं कहता। वो उसे जाने देता है। लेकिन जिस रिश्ते से वो खुद पीछे हट रहा था वही रिश्ता अब उसके सामने दूसरी शक्ल में लौटता है। अगले दिन अचानक मीडिया में खबर फैल जाती है कि मैडी संजय के घर के बाहर विरोध कर रही है। वो दावा करती है कि वो बच्चे की मां है और उसे अपने बच्चे से दूर रखा जा रहा है। मामला बढ़ते बढ़ते अदालत तक पहुंच जाता है। संजय के लिए यह सब बिल्कुल अप्रत्याशित है। वो कोर्ट में बताता है कि सरोगेसी के समय दोनों पक्षों के बीच कानूनी समझौता हुआ था और बच्चे की जिम्मेदारी उसके पास है। लेकिन मैडी उस समझौते को चुनौती देती है। उसका तर्क है कि दस्तावेज विदेश में बनाए गए थे और भारत में उनके आधार पर उसे बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मैडी का असली हथियार कागज नहीं, बच्चे की जरूरत है। वो अदालत के सामने कहती है कि बच्चा सिर्फ आर्थिक सुविधाओं से नहीं पलता, उसे मां की मौजूदगी भी चाहिए। संजय कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसका अधिकांश समय काम में गुजरता है। सुबह ऑफिस और रात तक काम करने वाले इंसान के लिए छोटे बच्चे की हर जरूरत पर मौजूद रहना आसान नहीं होगा। अदालत दोनों की बात सुनने के बाद एक अस्थायी व्यवस्था तय करती है। अगले 6 महीने बच्चे की कस्टडी संजय के पास रहेगी, लेकिन कोर्ट की टीम उसके घर और बच्चे की देखभाल पर नजर रखेगी। अगर संजय की तरफ से लापरवाही सामने आती है तो आगे कस्टडी मैडी को दी जा सकती है। फिर अदालत ऐसा आदेश देती है जिसकी वजह से संजय और मैडी को फिर से एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है। अगले 6 महीने मैडी भी उसी घर में रहेगी और बच्चे की देखभाल में हिस्सा लेगी। मैडी के लिए यह वापसी किसी जीत से कम नहीं है। उसे पता है कि वो बच्चे के बहाने उस घर में फिर से मौजूद रह सकती है। संजय के लिए हालांकि ये स्थिति आसान नहीं है। उसे न सिर्फ बच्चे की देखभाल करनी है बल्कि कोर्ट की निगरानी भी झेलनी है। इसी दौरान उसकी एक और समस्या सामने आती है। संजय को ओसीडी है और वो चीजों की सफाई, सुरक्षा और सही तरीके से होने को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता है। बच्चे की देखभाल में भी उसका यही स्वभाव दिखाई देता है। वो डायपर बदलते समय ग्लव्स और मास्क पहनता है, चीजों को बार बार चेक करता है और बच्चे को लेकर हर छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। संजय इसे सावधानी समझता है, लेकिन कोर्ट की टीम को डर होता है कि उसकी ये आदत कहीं बच्चे की सामान्य जिंदगी को प्रभावित न कर दे। उधर मैडी और निर्मला मिलकर संजय की शादी करवाने के मिशन पर लग जाती हैं। दोनों अलग अलग तरीके से उसे मनाने की कोशिश करती हैं। मैडी उसे छेड़ती है, निर्मला उसे समझाती हैं और संजय हर बार किसी न किसी तरह बात टाल देता है। तभी परिवार का एक पुराना रिश्ता अचानक वापस सामने आता है। संजय के पिता की दूसरी पत्नी अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण लेकर घर आती हैं। यहां निर्मला ऐसा व्यवहार करती हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होती।
पुराने मतभेदों को भूलकर वो उन्हें सम्मान देती हैं और शादी में शामिल होने का फैसला करती हैं। इतना ही नहीं, वो शादी का खर्च उठाने और अपनी ज्वेलरी देने तक के लिए तैयार हो जाती हैं। संजय अपनी मां की इच्छा को देखते हुए इस शादी को पूरा करवाने में मदद करने का फैसला करता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच कोर्ट की टीम निरीक्षण के लिए आती है। संजय और मैडी जानते हैं कि अगर उनके बीच का तनाव साफ दिखाई दिया तो बच्चे की कस्टडी का मामला खराब हो सकता है। इसलिए दोनों कुछ समय के लिए सामान्य और खुशहाल जोड़े जैसा व्यवहार करने लगते हैं। मैडी जानबूझकर निर्मला को प्यार से बुलाती है और घर का माहौल ऐसा बनाती है कि निर्मला को लगता है कि शायद उनका बेटा आखिरकार बदल रहा है। उन्हें उम्मीद दिखाई देने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने बेटे को उस मुकाम पर देख पाती, एक रात सब कुछ बदल जाता है। मैडी घबराई हुई संजय के पास आती है और बताती है कि अम्मा की हालत ठीक नहीं है। संजय तुरंत उनके कमरे में पहुंचता है, मगर इस बार डॉक्टर, पैसा और इलाज कुछ भी काम नहीं आता। उसकी मां की मौत हो चुकी होती है। संजय के लिए यह पल उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट बन जाता है। जिस मां ने उसे अकेले नहीं छोड़ा था, जिसने उसके लिए परिवार का सपना देखा था, वो अब नहीं रही। और संजय को यह भी पता चलता है कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। वो चाहती थी कि मैडी उनके बेटे की जिंदगी में हमेशा के लिए रहे। मां की मौत के बाद घर की रौनक खत्म हो जाती है। संजय खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी सौतेली मां भी उसके दुख को देखकर अपनी बेटी की शादी टालने की बात करती हैं। लेकिन संजय पहली बार अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरे की खुशी के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मां अगर आज होती तो यही चाहती कि शादी रुके नहीं। वो उनकी इच्छा के मुताबिक अपनी बहन की शादी करवाएगा। लेकिन शादी के दिन पुराने रिश्तों की कड़वाहट सामने आ जाती है। दूल्हे का मामा संजय को पहचान लेता है और जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो संजय की बहन है, तो वो रिश्ता तोड़ने की बात करने लगता है। उसका मानना है कि जिस परिवार में पुराने विवाद इतने गहरे हों, वहां उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है। माहौल बिगड़ता है और शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। तभी संजय की बहन खुद सामने आती है। वो संजय से कहती है कि बचपन से उसने परिवार के झगड़ों का असर झेला है। उसे हमेशा लगा कि उसके पिता की वजह से संजय उससे दूर है और वो खुद भी उस लड़ाई की कीमत चुका रही है। संजय को पहली बार समझ आता है कि अपने पिता के खिलाफ गुस्सा रखते रखते उसने अपनी बहन को भी उसी गुस्से में शामिल कर लिया था। उसने कभी उसकी गलती नहीं देखी थी, फिर भी उससे दूरी बना ली थी। यह एहसास संजय के लिए बेहद बड़ा था। वो अपनी बहन के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है और बाकी लोगों से कहता है कि पिछली पीढ़ी के झगड़ों का हिसाब अगली पीढ़ी से नहीं लिया जा सकता। अगर दो लोगों के बीच दुश्मनी है तो उसकी सजा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। वो दूल्हे वालों को समझाता है और आखिरकार शादी को टूटने से बचा लेता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संजय के अंदर एक ऐसी समझ पैदा होती है जो उसकी मां सालों से उसे देने की कोशिश कर रही थी। अब उसे पता चलता है कि परिवार सिर्फ वही नहीं होता जिसे हम चुनते हैं, बल्कि कई बार उन रिश्तों को भी संभालना पड़ता है जिनसे हम नाराज होते हैं। और यहीं से संजय और मैडी के रिश्ते की अगली मंजिल शुरू होती है। मैडी अब संजय से अपने रिश्ते को लेकर किसी भ्रम में नहीं है। वो उससे प्यार करती है और चाहती है कि दोनों इस रिश्ते को नाम दें। लेकिन संजय अभी भी अपने पुराने डर से बाहर नहीं निकल पाया है। वो मैडी को समझाता है कि प्यार अपनी जगह है, मगर जिंदगी बहुत लंबी होती है। आज दोनों के बीच जो समझ है वो आगे भी वैसी ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। संजय खास तौर पर उम्र के अंतर को लेकर चिंतित है। वो मैडी को बताता है कि जब वो 60 साल का होगा तब मैडी 40 की होगी। उस उम्र में शायद मैडी के अंदर घूमने, नई चीजें करने और जिंदगी को अपने तरीके से जीने की इच्छा होगी, जबकि वो खुद उतना एक्टिव नहीं रह पाएगा। संजय को डर है कि कहीं मैडी को बाद में यह महसूस न हो कि उसने अपने भविष्य के साथ समझौता किया। इसलिए वो उससे कहता है कि अभी शादी के बारे में फैसला मत करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। संजय उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं छोड़ता। वो मैडी की मेडिकल पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला करता है और उसे अमेरिका वापस भेज देता है। फीस, रहने और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों की जिम्मेदारी वो खुद संभालता है। मैडी के लिए संजय से दूर जाना आसान नहीं है, लेकिन वो इस मौके को स्वीकार करती है। वो अमेरिका लौटती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग जाती है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। जिन दिनों एक बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच था, वे दिन अब पीछे छूट चुके हैं। बच्चा बड़ा होकर 5 साल का हो जाता है। दूसरी तरफ मैडी भी डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लेती है। कई साल बाद वो वापस भारत आती है। इस बार हालात अलग हैं। वो 22 साल की मजबूर लड़की नहीं है जो पैसे के लिए सरोगेट बनी थी। अब उसके पास अपनी पढ़ाई है, अपनी पहचान है और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत है। मैडी सीधे संजय के सामने जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी हर बात पूरी की है, पढ़ाई खत्म कर ली
खुद को संभाल लिया और अब उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। उसके लिए वो फैसला संजय के साथ शादी है। लेकिन संजय फिर बात को दूसरी दिशा में ले जाता है। वो कहता है कि उसने चेन्नई में एक नया अस्पताल शुरू किया है और वो चाहता है कि मैडी उस अस्पताल की जिम्मेदारी संभाले। उसके हिसाब से मैडी को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और उस अस्पताल को बड़ा बनाना चाहिए। मैडी तुरंत समझ जाती है कि संजय फिर उसी पुराने तरीके से काम कर रहा है। वो सवाल का जवाब देने के बजाय नया रास्ता दिखा रहा है। लेकिन इस बार उसके पास संजय की चाल पकड़ने वाला कोई और भी है। उनका 5 साल का बच्चा मासूमियत से कह देता है कि पापा अस्पताल का बहाना बना रहे हैं, वो असल में मम्मी के साथ रहना चाहते हैं। बच्चे की इस सीधी सी बात से वो सच्चाई सामने आ जाती है जिसे संजय सालों से छिपाता आया था। मैडी उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि संजय ने उसे कभी नापसंद नहीं किया था। वो सिर्फ अपने डर की वजह से पीछे हटता रहा। इस बार संजय के पास खुद को रोकने की कोई वजह नहीं बचती। वो आखिरकार मैडी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच उम्र का अंतर अपनी जगह है, लेकिन अब उनके पास उससे ज्यादा मजबूत चीज है, एक दूसरे की समझ। कहानी यहीं एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है, जहां संजय और मैडी अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।